गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगति का, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। इसका पार्ट 6। अभी तक हम इसके 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम छठे भाग पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी, जिसे हम एस से निरूपित करते हैं और आपकी पुस्तक में 5.2.2 पर दिया हुआ है। उसके बाद हम डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन, जो कि कैलोरी मीट से या फिर कैलोरी मीटर के से हम देखेंगे। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.3 पर दिया हुआ है, तो अवश्य ने वहां से देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो विस्तीर्ण एवं गहन गुण। ठीक है, हमें विस्तीर्ण एवं गहन गुण देखने हैं और इनमें अंतर क्या होता है ये देखना है। ठीक है, विस्तीर्ण गुण एवं गहन गुणों में भेद किया गया है। विस्तीर्ण गुण वह गुण है जिसका मान निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या अमाप, मतलब जो साइज वगैरह होता है, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो जो विस्तीर्ण गुण है, ठीक है, जो विस्तीर्ण गुण है, ये और ये वह गुण है, ठीक है, मतलब जो मान, मतलब निकाय के मात्रा या माप, मतलब साइज शेप, इन सब पे निर्भर करता है। ठीक है, मात्रा वगैरह पे जो निर्भर करे, है ना, जैसे द्रव्य की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, तो इस गुण को हम विस्तीर्ण गुण बोलेंगे। और जो इन पर निर्भर नहीं करता वो क्या होता है, गहन गुण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ऊष्मधारिता आदि, ये विस्तीर्ण गुण है। ठीक है, लेकिन जब हम गहन गुण की बात करते हैं, तो वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम गहन गुण कहते हैं। जो उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर या आकार पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम विस्तीर्ण गुण बोलते हैं। और जो उन पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम गहन गुण बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। उदाहरण के लिए ताप, घनत्व, दाब आदि गहन गुण है ना। अगर आप ताप को देखो तो आपको पता है ना, जो हम टेम्परेचर की या ताप की बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक कमरे में मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है ना। अगर हमने उस कमरे को आधा कर दिया, है ना, आधा कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि जो बचा हुआ पार्ट है, मान लो एक कमरा है, उसे हमने दो में भाग कर दिया, तो दोनों भागों में 25 डिग्री ही होगा, है ना। तो जो ताप है वह क्या होगा, गहन गुण होगा। ऐसे ही घनत्व, दाब आदि ये भी गहन गुण होते हैं। ठीक है, मोलर गुण, जो सीएम, जिसे हम सीएम से निरूपित करते हैं, किसी निकाय के एक मोल के गुण के मान के तुल्य होती है। यदि द्रव्य की मात्रा एन हो, यदि द्रव्य की मात्रा एन हो, तो जो एक्स एम है, एक्स बटा एम, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी गहन गुण होगा, जो द्रव्य की मात्रा से स्वतंत्र है। ठीक है, अन्य उदाहरण मोलर आयतन, जिसे हम वीएम बोलते हैं, एवं मोलर ऊष्मधारिता, जिसे हम सीएम बोलते हैं, ये सभी भी क्या है, ये गहन गुण है। विस्तीर्ण एवं गहन गुणों में अंतर हम एक गैस को आयतन V के पात्र में T ताप पर लेकर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो। अब यदि विभाजक, मान लीजिए हमारे पास ये आयतन है, जिस मतलब इसे एक बॉक्स समझते हैं हम। ठीक है, ये बॉक्स है, इसका आयतन कितना है, V है, और ताप कितना है, T है ना। अब हमने इसे 20 से, इसका बीच में 20 से भाग कर दिया, है ना। तो ये हो गया V/2 और ये होगा V/2, है ना। जो आयतन है वो आधा हो गया। तो जो ताप है, लेकिन वो इस भाग में भी और इस भाग में भी, दोनों ही भागों में बराबर होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये गहन गुण हुआ। इससे हमें पता चलता है कि जो ताप है वह क्या है, गहन गुण है। अब यदि विभाजक के द्वारा आयतन आधा कर दिया जाए, है ना, आयतन को हमने आधा कर दिया, जिससे जिससे अब आयतन V/2 हो जाता है, परंतु यह ताप समान ही रहता है, जितना ताप अभी था, है ना, उतना ही ताप दोनों में Tt है। अतः स्पष्ट है कि जो आयतन है वह विस्तीर्ण गुण है ना। जो आयतन है ये क्या है, विस्तीर्ण गुण है, क्योंकि ये उसके साइज पर या फिर उसकी मात्रा पर निर्भर करता है ना। अगर आयतन को हमने आधा कर दिया, तो आयतन क्या होगा, मतलब हमने जब बॉक्स को आधा किया, तो जो उसका आयतन है ये भी आधा हो गया, है ना, इसलिए ये क्या हुआ, विस्तीर्ण गुण है। लेकिन अगर हम ताप को देखें, तो इसे आधा करने से, है ना, आयतन को आधा करने से जो ताप है वह आधा नहीं हुआ, है ना। ताप जितना पहले था उतना ही अभी है, इसलिए जो ताप है वह क्या है, गहन गुण है। ठीक है, तो विस्तीर्ण गुण और गहन गुण में अंतर समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब हम ऊष्म धारिता के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्म धारिता, इस उपखंड में हम देखते हैं कि निकाय को अंतरित ऊष्मा कैसे मापी जाती है, मतलब निकाय की जो अंतरित ऊष्मा है उसे को हम कैसे माप सकते हैं। यदि निकाय द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाए, तो यह ताप में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है ना। अगर जो निकाय है
वह ऊष्मा को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो हमें पता है ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि अंतरित ऊष्मा के समानुपाती होती है। जो ताप में वृद्धि होती है वह क्या, अंतरित ऊष्मा के समानुपाती होती है। तो Q इक्वल्स टू गुणांक इंटू डेल्टा टी, है ना। अभी गुणांक क्या है, ये हमें पता है कि जो ताप में वृद्धि है उससे वह ऊष्मा के समानुपाती होती है ना, लेकिन बीच में गुणांक है। Q इक्वल्स टू गुणांक इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, ताप में परिवर्तन। गुणांक का मान निकाय के आकार, संगठन एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो गुणांक है इसका मान निकाय के आकार, संगठन एवं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे हम सी से भी निरूपित कर सकते हैं, है ना। तो Q इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, गुणांक को हमने सी से निरूपित कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गुणांक सी को हम ऊष्म धारिता कहते हैं, है ना। ये जो गुणांक है इसी को हम ऊष्म धारिता कहते हैं। इस प्रकार ऊष्म धारिता ज्ञात होने पर हम तापीय वृद्धि को नाप कर प्रदत्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अगर हमें सी पता हो तो हम ताप को नाप कर क्यू का मान बता सकते हैं, है ना। इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, सी पदार्थ की मात्रा, सी पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। जो सी है ना, वह क्या, पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होते हैं। किसी पदार्थ सी की मोलर ऊष्म धारिता सी एम इक्वल्स टू सी बटा एन। ठीक है, अगर हम किसी पदार्थ की मोलर मोलर ऊष्म धारिता देखें, है ना, अभी हमने सिर्फ ऊष्म धारिता के बारे में पढ़ा, है ना। अगर हम मोलर ऊष्म धारिता देखें, जिसे हम सीएम से निरूपित करते हैं, है ना, ये देखो, जो मोलर ऊष्म धारिता है उसे हम सीएम से निरूपित करते हैं। सिर्फ ऊष्म धारिता को हम सी से, और मोलर ऊष्म धारिता को हम सीएम, है ना, मोलर एम से तो सीएम। ठीक है, ये क्या होता है, सी बटा एन होता है। एन क्या है, यहाँ मोल्स की संख्या है, तो सीएम इक्वल्स टू सी बटा एन। एक मूल की ऊष्म धारिता है। ठीक है, जो मोलर ऊष्म धारिता है ये क्या है, एक मूल की ऊष्म धारिता, उसे हम मोलर ऊष्म धारिता बोलते हैं। यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो एक मूल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, क्या, अगर मोलर ऊष्म धारिता पूछा जाए तो क्या है, यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो एक मोल पदार्थ का, कितने मोल, मतलब पदार्थ की संख्या है वह कितनी है, 1 मोल। 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, है ना, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर ही होता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्म धारिता के बारे में, है ना, जिसे हम विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, जिसे विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी कहते हैं, वह ऊष्मा है जो इकाई द्रव्यमान के किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। देखो, हमने मोलर ऊष्म धारिता में देखा कि जो एक मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ा दे, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे। लेकिन विशिष्ट ऊष्म धारिता में ये वह ऊष्मा है जो इकाई द्रव्यमान, यहाँ पे मोल पदार्थ था, है ना, 1 मोल था, यहाँ पे एक इकाई द्रव्यमान, जो इकाई द्रव्यमान के किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक ऊष्मा क्यू ज्ञात करने पर, मतलब करने के लिए पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सी को हम द्रव्यमान एम एवं ताप परिवर्तन डेल्टा टी से गुणा करते हैं। अगर हमें क्यू जानना हो, है ना, अगर हमें क्यू जानना हो, ऊष्मा जाननी हो, तो क्या होगा, सी गुणा एम गुणा डेल्टा टी होगा। ठीक है, द्रव्यमान एम, ताप परिवर्तन डेल्टा टी, और सी उसकी सी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आवश्यक ऊष्मा क्यू ज्ञात करने के लिए पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सी गुणा उसका द्रव्यमान गुणा डेल्टा टी करना होगा, है ना, और फिर हम सी गुणा एम को कैपिटल सी डेल्टा टी लिख देंगे, तो क्यू इक्वल्स टू कैपिटल सी डेल्टा टी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ आ गया। चलो, अब हम एक आदर्श गैस के लिए सीपी एवं सीवी में संबंध देखेंगे। ठीक है, सीपी एवं सीवी, ऊष्म धारिता को स्थिर आयतन पर सीवी से एवं स्थिर दाब पर सीपी से अंकित करते हैं, है ना। सी क्या था, सी था ऊष्म धारिता। ठीक है, अगर ऊष्म धारिता स्थिर आयतन पे हो तो हम उसे सीवी बोलेंगे, और अगर वह स्थिर दाब पर हो तो उसे हम सीपी बोलेंगे। हमें इनके बीच का अंतर बताना है ना, कि सीपी और सीवी में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब हम दोनों में संबंध ज्ञात करते हैं। Q के लिए स्थिर आयतन पर समीकरण लिख सकते हैं, QV इक्वल्स टू CV डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा यू। ठीक है, QV क्या है, ऊष्मा कब, स्थिर आयतन पर। ठीक है, जहां भी ये V आ जाए, है ना, अगर नीचे V आता है इसका मतलब है स्थिर आयतन, नीचे P आता है मतलब स्थिर दाब, तो QV इक्वल्स टू CV डेल्टा टी। ठीक है,
जिसे हम डेल्टा यू के बराबर कर सकते हैं, एवं स्थिर दाब पर क्यूपी इक्वल्स टू सीपी डेल्टा टी, जिसे हम एंथैल्पी के बराबर, मतलब एंथैल्पी के परिवर्तन के बराबर कह सकते हैं। तो क्यूपी इक्वल्स टू सीपी डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एच। ठीक है। अब आदर्श गैस के लिए जब हम सीपी और सीपी के बीच में अंतर इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सीपी और सीवी के बीच अंतर, है ना। तो देखो, एक मोल आदर्श गैस के लिए डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी ये होगा, है ना। ये हमें पता था कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी होता है ना। पी तो स्थिर है ना, पी स्थिर है। नहीं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना। आदर्श गैस के लिए, एक मोल आदर्श गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है। वैसे तो आदर्श गैस के लिए जो समीकरण है वो क्या आता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। लेकिन हमारे पास ये हम एक मोल की बात कर रहे हैं, तो एन का मान एक होगा, तो पीवी क्या होगा, आरटी के बराबर होगा। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा आरटी के बराबर होगा, है ना। आर स्थिर है, लेकिन परिवर्तन किसका, टी का हो रहा है, तो डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। तो ऐसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। अब हम डेल्टा एच और डेल्टा यू के मान रखेंगे, है ना। यहां से हमने डेल्टा यू क्या था, सीवी डेल्टा टी, और डेल्टा एच क्या था, सीपी डेल्टा टी। तो इनके हमने मान रखे, तो डेल्टा एच की जगह सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की जगह सीवी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी, है ना। अब हम डेल्टा टी को तीनों जगह से काट देंगे, है ना। यहाँ से हम कॉमन लेंगे डेल्टा टी को, तो सीवी प्लस आर आएगा, है ना। और यहाँ तो डेल्टा टी है, तो इससे डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, है ना। अगर हम इनका अंतर करें, सीवी को हम इस तरफ लेके जाए, तो सीवी माइनस सी, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, है ना। तो सीपी माइनस सीवी का जो अंतर है वह आर के बराबर आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो चलो हम डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन देखेंगे, है ना, कैलोरीमीटर या फिर कैलोरीमीटर से। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.3 पर दिया हुआ। रासायनिक एवं भौतिक प्रकमों से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन को जिस प्रायोगिक तकनीकी द्वारा ज्ञात करते हैं उसे हम कैलोरी कैलोरीमीटर या फिर कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्या, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रमों से जो हम ऊर्जा या फिर ऊर्जा परिवर्तन को हम जिस प्रायोगिक तकनीकी द्वारा ज्ञात करते हैं, है ना, तकनीक कौन सी है, वह कैलोरीमीटर या फिर कैलोरीमेट्री कहलाती है। ठीक है, कैलोरीमीटर से में प्रकम एक पात्र में किया जाता है, जिसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। जो कैलोरीमीटर का प्रकम है ना, जो कैलोरीमीटर का प्रकम है उसे हम एक पात्र में करते हैं, जिसका नाम क्या है, कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर एक द्रव के ज्ञात आयतन में डूबा रहता है। जो कैलोरीमीटर है वह एक द्रव के ज्ञात आयतन में डूबा रहता है। द्रव की ऊष्मधारिता एवं कैलोरीमीटर की ऊष्मधारिता ज्ञात होने पर ताप परिवर्तन के आधार पर प्रकम से उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है ना। द्रव की ऊष्मधारिता एवं कैलोरीमीटर की ऊष्मधारिता जब हमें पता हो, तो हम ताप परिवर्तन के आधार पर उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा है उसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और जो मापन है वह दो स्थितियों में होता है, पहला स्थिर आयतन पर क्यूवी, और दूसरा स्थिर दाब पर क्यूपी। ठीक है, इतना समझ आ गया। हम अगले भाग में से और आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, जो कि आपकी पुस्तक में 5.2.2 पर दिया हुआ है। उसके बाद हमने डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन कैलोरीमीटर से इसे थोड़ा सा देखा। ठीक है, जो कि आपकी पुस्तक में 5.3 पर दी हुई है। बाकी अगले भाग में हम इसी को डेल्टा यू एवं डेल्टा एच का मापन और देखेंगे, और फिर उदाहरण नंबर 5.6, और अंततः अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा आर एच अभिक्रिया एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 5.3 और 5.4 पर दिया हुआ है, तो अवश्य एक बार पुस्तक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।